नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बड़ी बात कही है। प्रणब ने कहा कि सहमति और असहमति लोकतंत्र के मूल तत्व हैं और संविधान पर युवाओं की आस्था ने उनका दिल छू लिया। प्रणब मुखर्जी ने विरोध प्रदर्शनों पर कहा कि देश में शांतिपूर्ण आंदोलनों की मौजूदा लहर एक बार फिर हमारे लोकतंत्र की जड़ों को गहरा और मजबूत बनाएगी। यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे प्रणब मुखर्जी के इस बयान से बीजेपी के लिए असहज स्थिति पैदा हो सकती है। प्रणब ने यह बयान चुनाव आयोग की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में दिया। हिमाचल में फिर से शुरू हुई बर्फबारी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। इससे वहां पहले से बंद रास्तों को खोलने का काम भी रुक गया। यही नहीं, कई इलाकों में बत्ती गुल हुए 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि फिलहाल कुछ दिन और हिमाचल में ठंड का कहर जारी रहेगा। मतलब ठंड के टॉर्चर से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली। कुल्लू में तो एक दिन में 80 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फबारी हुई। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई। गाड़ियों को ढूंढना तक मुश्किल हो गया। लगभग सभी गाड़ियां बर्फ की चादर में लिपटी दिखी। लोग अपने घरों में कैद हो गए। इसके अलावा 70 से ज्यादा गांवों में बत्ती गुल रही। लाहौल स्पीति में तो एक नदी के किनारे पर पानी जम गया। वहां बर्फ की झालरें लटकी नजर आईं। मौसम विभाग का अनुमान है कि हिमाचल में बर्फबारी का दौर अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही जारी रहेगा, जिससे राहत के काम में रुकावट आ सकती है और इसका असर नेशनल हाईवे और दूसरे अहम रास्तों पर भी पड़ सकता है। बर्फबारी में हिमाचल की कुफरी की भी रंगत बदल दी है। बर्फबारी की वजह से सैलानी बड़ी संख्या में कुफरी पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। बर्फ ने कुफरी के पूरे इलाके को अपनी चपेट में लिया है। इसी वजह से कई सैलानियों के फंसे होने की खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल के कई क्षेत्रों में 26 जनवरी तक बर्फबारी जारी रहेगी। तो स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कुफरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बर्फबारी हुई है और इस बीच मौसम विभाग का यह कहना है कि आने वाले कई दिनों तक लोगों को ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। चीन के वुहान में कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए फिलहाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक लगा दी गई। मतलब वुहान में अगले आदेश तक रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और बसों की सेवाएं बंद रहेंगी। चीन में अब तक 17 लोग कोरोना वायरस की चपेट की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं और इस वायरस का सबसे ज्यादा असर चीन के वुहान में पड़ा है। वुहान में बुधवार तक 571 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। ये संख्या काफी ज्यादा है, इसलिए हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने से पहले वुहान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक लगा दी गई। सुबह 10 बजे से ये रोक लगाई गई। इससे पहले वुहान से निकलने के लिए लोगों की लंबी कतार एयरपोर्ट पर दिखी। लोगों को एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ा। जो लोग वुहान से निकलकर बीजिंग पहुंचे, उन्हें एयरपोर्ट पर फिर से मेडिकल जांच का सामना करना पड़ा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक लगने के बाद लोगों में अफरा तफरी और घबराहट का माहौल बन गया। कई दुकानें खाली हो गईं। लोग खाने पीने और दूसरी जरूरत का सामान लेकर अपने घरों में कैद हो गए। वहीं बीजिंग में नेशनल हेल्थ मिशन की बैठक हुई, जिसमें हालात को खतरनाक माना गया। 医疗资源还是足够能够为广大患者提供及时的诊疗服务。 विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में तेजी से फैलने वाला वायरस है। यही वजह है कि चीन में हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने पर विचार किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि यह खतरनाक वायरस सांस के जरिए शरीर में पहुंच जाता है। चीन के अलावा कई देशों में यह वायरस पहुंच चुका है, जिनमें ताइवान भी शामिल है। ताइवान में कोरोना वायरस का एक मामला सामने आया है। इसके अलावा थाईलैंड में 4, जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका में बुधवार तक एक मामला सामने आने की पुष्टि हुई। अकेले चीन में कोरोना वायरस की वजह से 17 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। भारत में भी इस वायरस से निपटने के लिए सरकार ने जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा लोगों को जरूरी नहीं होने पर विदेशों की यात्रा टालने और एयरपोर्ट पर यात्रियों की मेडिकल जांच के आदेश दिए गए। हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी लगातार जारी है। मौसम खराब होने की वजह से लाहौल स्पीति के हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हैं। कई फीट तक हुई बर्फबारी से लगभग सभी रास्ते बंद है, जिसकी वजह से सैकड़ों सैलानियों के कई जगह पर फंसे होने की खबर है। रास्तों पर पड़ी बर्फ की मोटी परत को हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी कर्मचारी मशीन की मदद से दिन रात बर्फ हटाने में लगे हैं, लेकिन बर्फ इतनी ज्यादा है कि उसे हटाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में बिना ड्राइवर वाले पॉड का प्रदर्शन किया गया। बैटरी से चलने वाली इन गाड़ियों को मोबाइल ऐप के जरिए भी बुक किया जा सकेगा, जिसका पहली बार आम लोगों के साथ ट्रायल किया गया। ट्रायल के दौरान बिना ड्राइवर वाले इस पॉड में कई लोगों ने सवारी की, जो सफर खत्म होने के बाद बेहद खुश नजर आए। It's electronic, it's good for the environment. I would definitely jump on these rather than other public transports. हालांकि इनमें ड्राइवर या कोई दूसरा कर्मचारी नहीं होने की वजह से लोगों के मन में डर भी था, लेकिन सवारी के बाद उनका डर गायब हो गया।
It's a bit weird that there's no driver, but it's quite nice. It's quite social as well. Like you're all facing each other. ये पॉड कई तरह के सेंसर और दूसरी मशीनों से लैस है, जिसकी मदद से ये भीड़-भाड़ वाली सड़क में भी आसानी से चल सकता है। ट्रायल के दौरान एक लड़के के अचानक सामने आने पर यह अपने आप ही रुक गया। यही नहीं, इसमें दिव्यांगों और बुजुर्गों की सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा गया है। ट्रायल कामयाब रहने के बाद वहां जल्द ही ऐसे कई पॉड सड़कों पर उतारे जाएंगे। बिहार के मधुबनी में जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ साफ दिखा कि एक पक्ष के दो लोगों ने दूसरे पक्ष पर कुदाल से हमला कर दिया। घटना 20 जनवरी की बताई गई है, जब जमीन को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हुई, जो थोड़ी ही देर में मारपीट में तब्दील हो गई। कुदाल से हुए इस हमले में एक आदमी बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे आसपास के लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल घायल शख्स की हालत खतरे से बाहर है। वहीं पुलिस ने पीड़ित की शिकायत और वीडियो फुटेज के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस पर पुलिस काम कर रही है और मैं पुलिस से यही आशा करता हूं कि इस तरह के अपराधी को समाज में जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उस पर कानूनी कार्रवाई सही से किया जाए। ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में लगी आग राजधानी कैनबरा तक पहुंच गई, जिसके बाद वहां के एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। वहां बीते दिनों हुई बारिश के बावजूद जंगलों में लगी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका। और आग ने राजधानी कैनबरा के जंगलों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब तक पहुंच गई, जिसके बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। हालांकि दमकल की कई टीमें आग को रोकने के लिए जूझती नजर आईं। कई हेलीकॉप्टर भी आग बुझाने के लिए तैनात किए गए, लेकिन तेज हवाओं की वजह से आग को रोकना मुश्किल हो गया। हालात बिगड़ते देख वहां अलर्ट जारी कर दिया गया। इससे पहले न्यू साउथ वेल्स इलाके में आग बुझाने के लिए तैनात किया गया एक विमान क्रैश हो गया, जिसमें अमेरिका के 3 दमकल कर्मियों की मौत हो गई। People have lost their lives after a large air tanker crashed in the Snowy Mountains, Monero region. अमेरिका समेत कई देशों ने जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए अपनी टीमों को ऑस्ट्रेलिया भेजा है, जो आग पर काबू पाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसी बीच अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने आग से निपटने के लिए एक खास तरह का केमिकल बनाने का भी दावा किया। बताया गया कि छिड़काव के बाद यह केमिकल आग को आगे फैलने से रोक देगा, जो कि आग बुझाने वाले किसी भी दूसरे केमिकल से कहीं ज्यादा कारगर साबित होगा। इस दौरान 2 नमूने भी दिखाए गए, जिनके जरिए बताया गया कि जिस घास पर इस केमिकल का छिड़काव किया गया उसमें आग नहीं लगी, जबकि दूसरी तरफ की घास तेजी से जलती दिखी। And what Fortify allows is for you to pre-treat these areas that are at most risk of fire starts to stop them from starting in the first place. इसे गाड़ियों की मदद से घास और पेड़ों पर छिड़का जा सकता है। यही नहीं, इसे ड्रोन की मदद से दूर दराज के जंगलों में भी गिराया जा सकता है। दावा किया गया है कि इस केमिकल का असर लंबे वक्त तक रहता है और इसे एहतियातन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्विट्जरलैंड के दावोस पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर प्राइवेट सेक्टर में राज्य के लोगों को आरक्षण की बात कही। न्यूज 18 से बातचीत के समय उन्होंने 70% प्राइवेट नौकरियों को राज्य के लोगों को देने की वकालत की। इस बीच कमलनाथ ने नागरिकता कानून, एनआरसी और एनपीआर के बहाने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। Why would you, as part of policy, say that a company has to hire people locally who belong to the state of Madhya Pradesh? Why would you then bring in reservation for the private sector? Because if you're getting cheaper labor from outside, that's what we don't want. It's nothing to do with competitiveness. The people in that area where investment comes must get the first preference. You know, they have a first charge on employment. So they're not saying 100%, they're saying 70%. अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में चीन की एक कंपनी ने उड़ने वाली ड्रोन टैक्सी का प्रदर्शन किया। ईहैंग 216 नाम की यह टैक्सी 2 यात्रियों को लेकर खुद उड़ान भर सकती है, जिसे अमेरिका में पहली बार पेश किया गया, जहां इस ड्रोन टैक्सी ने वहां मौजूद लोगों के सामने आसमान में उड़ान भरी। इस दौरान नॉर्थ कैरोलिना राज्य के गवर्नर और ड्रोन टैक्सी बनाने वाली कंपनी के सीईओ भी वहां मौजूद थे और उन्होंने भी इस टैक्सी में उड़ान भरी। कामयाब उड़ान के बाद इस ड्रोन टैक्सी को अमेरिका में कमर्शियल उड़ान भरने के लिए जरूरी मंजूरी भी दी गई। इस टैक्सी में बैटरी से चलने वाली 16 मोटरें लगाई गई हैं, जो उसके चारों तरफ लगे 16 पंखों को घुमाती हैं। इन पंखों की मदद से ही ये टैक्सी आसमान में उड़ान भरती है। इसके अलावा इस टैक्सी को कंट्रोल करने के लिए इसमें एक कंप्यूटर भी लगाया गया है। करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने वाली ये ड्रोन टैक्सी एक बार में तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है।
गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव के प्रचार के समय सीएम केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। नांगलोई में सभा के समय अमित शाह ने केजरीवाल पर जनता से झूठे वादे करने का आरोप लगाया। अमित शाह ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने 5000 डीटीसी बसें लाने का वादा किया था, जिसे पूरा नहीं किया। पूरी दिल्ली में फ्री वाईफाई की बात की थी और उसे भी पूरा नहीं किया। अमित शाह ने आरोप लगाया कि अन्ना के नाम पर सीएम बनने वाले केजरीवाल ने जन लोकपाल लाने का वादा किया था, लेकिन उसमें उन्होंने जनता से ठगी की। 5000 टीटीसी की बसें लाने का वादा किया था, 300 लाकर थक गए। श्रीमान केजरीवाल जी, आपने कहा था पूरी दिल्ली में युवाओं के लिए मैं फ्री वाईफाई कर दूंगा। मैं अभी 3 सभाएं कर आया हूं, रास्ते में वाईफाई ढूंढते ढूंढते बैटरी खत्म हो गई, मगर वाईफाई नहीं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने नागरिकता कानून का विरोध कर रहे जेएनयू और जामिया के छात्रों को धमकी दी। एक दिन पहले बालियान मेरठ में सीएए के समर्थन में बुलाई गई बीजेपी की रैली में पहुंचे थे, जहां उन्होंने राजनाथ सिंह की मौजूदगी में नागरिकता कानून के बहाने जेएनयू और जामिया में हुई हिंसा पर छात्रों पर हमला बोला। ये जेएनयू और जामिया, इसमें जो ये लोग हैं जो देश के विरोध में नारा लगाते हैं, इनका इलाज एक ही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का 10% रिजर्वेशन करवा दो, सबका इलाज कर देंगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस ने संजीव बालियान के इस बयान पर विरोध जताया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी। इस तरीके की भाषा बिल्कुल देशद्रोह की भाषा है और संजीव बालियान जैसे आदमी पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। विवाद बढ़ने के बाद संजीव बालियान खुद सामने आए और अपने बयान पर सफाई दी। मैं बिल्कुल जेएनयू के छात्रों को, पूरे देश के छात्रों का प्रतिनिधि मानने से इनकार करता हूँ। जैसे और यूनिवर्सिटी, जैसे और कॉलेज है, जैसे और मुद्दे हैं, ऐसा ही मेरे लिए जेएनयू है। रिजर्वेशन की बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ बातें तो वैसे होती हैं। दिल्ली के नांगलोई में सभा के समय अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का जिक्र करते हुए कांग्रेस को भी जमकर घेरा और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 370 हटाने का विरोध किया था। इस बीच नागरिकता कानून का विरोध करने पर अमित शाह ने कांग्रेस के साथ साथ केजरीवाल को भी आड़े हाथ लिया। सीएए के विरोध में हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। आज कश्मीर के अंदर अपना तिरंगा आसमान को छू रहा। अरे राहुल बाबा कहते हैं 370 मत हटाइए, 35 मत हटाइए, खून की नदियां बह जाएगी। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और कश्मीर हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बन गया। थाईलैंड के कांचनाबुरी में एक बेकाबू कार सड़क किनारे लगे खंबे से टकरा गई। रफ्तार तेज होने की वजह से ड्राइवर कार को नहीं संभाल सका और बेकाबू कार फिसलते हुए सड़क के किनारे लगे कंक्रीट के खंबे से भिड़ गई। हादसे के वक्त सड़क बिल्कुल सुनसान थी और वहां से कोई भी नहीं गुजर रहा था, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार कार वहां आती दिखी, जो ब्रेक लगाने के बाद अचानक बेकाबू हो गई और फुटपाथ पर चढ़ते हुए सड़क किनारे लगे खंबे से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि खंबा भी टूट गया, जबकि कार के भी परखचे उड़ गए। हालांकि कुछ सेकंड बाद कार में सवार एक आदमी बाहर निकला और फुटपाथ पर ही गिर पड़ा। बाद में उसके 2 और साथी भी किसी तरह गाड़ी से बाहर निकल आए। हादसे की जानकारी मिलने पर बचाव दल के लोग भी वहां पहुंचे और खंबे में फंसी कार को निकालने की कोशिश शुरू की गई। जबरदस्त टक्कर की वजह से कार का ड्राइवर गाड़ी में ही फंस गया था, जिसे किसी तरह बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। जौहर यूनिवर्सिटी के संस्थापक आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। रामपुर से सांसद आजम खान पर 26 किसानों की जमीन हत्या कर जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने के आरोप के मामले में प्रशासन ने 12 किसानों की जमीन पर कब्जा वापस दिलाया। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की जयंती के मौके पर मुंबई में एक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां शिव सैनिकों ने सीएम उद्धव ठाकरे को तलवार भेंट कर सम्मान किया। यूपी के मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के गेट के बाहर कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक छात्र को गोली मारकर घायल कर दिया। चीन में फैले कोरोना वायरस से भारतीय लोगों की सुरक्षा के लिहाज से वहां की भारतीय दूतावास ने 2 आपातकालीन नंबर जारी किए। यूपी के बांदा में लकवे की बीमारी की वजह से 12 साल से खाट पर पड़े एक आदमी ने सरकारी सुविधा न मिलने से दुखी होकर इच्छा मृत्यु की मांग की। 12 साल से पड़ा हूँ, मेरा कोई सहारा भी नहीं है, करने वाला भी नहीं है और कोई सुविधाएं भी नहीं है। इस तरह जीने से अच्छा है कि मुझे इच्छा मृत्यु देती जाए। मध्य प्रदेश के देवरी में खेत में मिले एक विशालकाय अजगर का वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के भिंड में कार की कंटेनर से टक्कर में कार सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई। यूपी के कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए सड़कों पर जूते पॉलिश करके विरोध प्रदर्शन किया।
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली के एटीसी टावर को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के पालम इलाके में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताने के निर्देश दिए। दिल्ली में आज नर्सरी क्लास में बच्चों के दाखिले के लिए पहली सूची जारी की जाएगी। आज ऑकलैंड में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा, जो भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:20 पर शुरू होगा। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने साफ किया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में बल्लेबाज केएल राहुल विकेटकीपर की भूमिका निभाएंगे, जिसके बाद ऋषभ पंत प्लेइंग 11 से बाहर हो सकते हैं। लगातार क्रिकेट खेलने से परेशान टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब खिलाड़ी सीधे स्टेडियम में लैंड करेंगे और मैच खेलेंगे। एक अनुमान के मुताबिक टीम इंडिया पिछले 8 महीनों में हर चौथे दिन मैच खेल रही है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन समेत 3 के खिलाफ महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक ट्रैवल एजेंसी के मालिक ने 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज करवाया। नागरिकता कानून के विरोध में राजस्थान की गहलोत सरकार प्रस्ताव पारित करने की तैयारी में है। इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें नागरिकता कानून के विरोध में 25 जनवरी को सरकार प्रस्ताव लाएगी और इसी दिन इस प्रस्ताव को पारित करवा लिया जाएगा। मुझे लगता है कि अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर होगा, लेकिन हर व्यक्ति को, संगठन को, पार्टी को, हर इंसान को ये अधिकार है कि वो असहमति व्यक्त करे, शांतिपूर्ण तरीके से करे। कानून को अपने हाथ में जो लेगा उसका हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन विरोध करना लोकतंत्र में इसकी आज़ादी सबको दी गई है और इसी संदर्भ में हमारी सरकार भी इस प्रकार का रेजोल्यूशन विधानसभा में पारित करेगी। राजस्थान के डूंगरपुर में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा भड़क गई। आरोप है कि डूंगरपुर की मांडेला उपली पंचायत में अपने नेता की हार से नाराज लोगों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। साथ ही पोलिंग पार्टी को भी एक कमरे में बंद कर तोड़फोड़ की गई, जिससे इलाके में तनाव पैदा हो गया। आरोप है कि सरपंच चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद कुछ लोगों ने वहां खड़ी पुलिस की गाड़ियों को फूंक दिया। इसके अलावा 2 बाइकें भी आग के हवाले कर दी गईं। हालात इस कदर बिगड़ गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। ये भाई मांडेला उपली में बाइक जल रही है 2, ये जनरेटर चल रहा है, ये बोलेरो चल रहा है, ये गाड़ी चल रही है, ये मांडेला उपली स्कूल है। हिंसा के दौरान का जो वीडियो सामने आया उसमें पुलिस पर पथराव होने का भी दावा किया गया। इसके अलावा मतदान केंद्र में भी जमकर तोड़फोड़ हुई और इस तोड़फोड़ में कई पुलिस वालों को भी निशाना बनाया गया। उनकी मांडेला की हमारी औकात दिखा रहे हैं, ये देख लेना, सभी ग्रुप में फेमस कर लेना भाइयों मेरे। पुलिस के लिए मुश्किल जरूर हुआ, लेकिन कुछ ही देर में उसने हालात पर काबू पा लिया। हालांकि पुलिस पर यह आरोप भी लगे कि उसने भीड़ को खदेड़ने के लिए गोलियां चलाईं, जिससे इलाके के एसपी ने साफ इनकार कर दिया। हमने टीयर गैस सेल छोड़े थे, जिससे भीड़ को आंसू गैस के गोले छोड़े, जिससे जो भीड़ थी यहाँ से भाग गई। उसी में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान सरकार ने आज से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। राजस्थान सरकार विधानसभा के विशेष सत्र में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव कल पेश करेगी। इसी संदर्भ में हमारी सरकार भी इस प्रकार का रेजोल्यूशन विधानसभा में पारित करेगी। चेन्नई में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राजभवन परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया। यूपी के स्थापना दिवस पर आज सीएम योगी 15 अटल आवासीय विद्यालयों की नींव रखेंगे। इस बीच 26 जनवरी तक कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भाई भतीजावाद को पार्टी की सोच के खिलाफ बताते हुए राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। राजस्थान के श्रीगंगानगर से पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी की वीडियो वायरल करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के आजाद मार्केट में महिलाओं ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या में टिड्डियों के आतंक से किसानों की लाखों रुपए की फसल खराब हो गई, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उनसे निजात नहीं मिल पा रहा। नेपाल में अन्नपूर्णा पर्वत पर ट्रैकिंग के लिए गए 7 लोगों की तलाश में बड़ा अभियान चलाया गया। पिछले हफ्ते एवलांच में लापता हुए 7 लोगों में 4 दक्षिण कोरियाई ट्रैकर और 3 नेपाली गाइड शामिल हैं। सीरियाई सरकार का इडलिब प्रांत में विद्रोहियों के गांव पर हेलीकॉप्टर से बम गिराने का वीडियो वायरल हो गया। कनाडा में जारी भारी बर्फबारी के समय क्यूबेक झील में एक स्नो मोबाइलर की मौत हो गई, जबकि 5 लापता हो गए, जिनकी तलाश में बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। मुंबई में एक कार्यक्रम के समय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने नागरिकता कानून पर मोदी सरकार का समर्थन किया और 9 फरवरी को सीएए के समर्थन में रैली करने की बात कही। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम ने एक आदमी से करीब 1.25 करोड़ की कीमत का 3.25 किलो सोना जब्त कर लिया। बिहार के मधुबनी में नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ महिलाओं का 9वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नागरिकता कानून का विरोध कर रही मुस्लिम समुदाय की कुछ महिलाओं को पुलिस ने हटाया तो बवाल बढ़ गया।
पुलिस को कुछ महिलाओं के बिनियाबाग मैदान में इकट्ठा होकर धरने पर बैठने की खबर मिली थी, जिसके बाद वहां पहुंची महिला पुलिस कर्मियों ने मुस्लिम महिलाओं को प्रदर्शन करने से रोक दिया और उन्हें अपने साथ थाने ले गए, जिस पर कई प्रदर्शनकारी भड़क गए, लेकिन पुलिस के जवानों ने उन्हें खदेड़ दिया। बताया गया कि इस कार्रवाई से इलाके के लोग भी नाराज हो गए। लगभग 1 दर्जन महिलाएं और पुरुष यहां इस बेनियाबाग इलाके में आकर सीए के विरोध में धरने पर बैठ गए थे, जिसके बाद पुलिस जब इस सूचना पर बेनियाबाग मैदान में पहुंची तो बेनियाबाग इलाके से कई जो पीछे मकान हैं वहां से पथराव होना शुरू हो गया। वहीं प्रशासन ने दलील दी कि मुस्लिम महिलाओं ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं ली थी, जिसके बाद उन्हें वहां से हटाना पड़ा। ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया कि धारा 144 का वायलेशन कोई ना करे, शांतिपूर्वक किसी को भी अपनी कोई कार्रवाई करनी है तो लीगली परमिशन दे। पुलिस प्रदर्शनकारियों को पकड़ने के बाद पत्थरबाजी करने वाले लोगों की तलाश में जुट गई। वहीं लखनऊ में घंटाघर पर नागरिकता कानून के विरोध का मामला जमीन विवाद तक पहुंच गया। लखनऊ में शाहीन बाग की तर्ज पर महिलाएं जहां धरना दे रही हैं, शिया वक्फ बोर्ड ने उस घंटाघर को अपनी संपत्ति बताया और धरना दे रही महिलाओं पर अवैध कब्जे का आरोप लगा दिया, जिस पर घंटाघर में धरने पर बैठी महिलाओं का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी पर शिया सुन्नी विवाद खड़ा करने का आरोप भी लगा दिया। यहाँ शिया सुन्नी की कोई बात ही नहीं है, ये तो फालतू के सवाल है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं है, यहाँ किसने ये विवाद खड़ा कर रहे हैं। इस बीच वसीम रिजवी ने लखनऊ के डीएम को शिकायत भेजकर घंटाघर से महिलाओं को हटाने की मांग की। हमारी वक्फ की संपत्ति छोड़ दे, अपनी टीले वाली मस्जिद पर जाकर बैठे ना, बहुत बड़ी जगह जाकर बैठे उस पर। लेकिन धरना दे रही महिलाओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। महिलाओं की तादाद है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और इसको लेकर सियासत जरूर हो रही है, लेकिन महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि हम यहाँ से हटेंगे नहीं। वसीम रिजवी की बात को, किसी बात को हम कुछ सुनते ही नहीं है, इतना बेवकूफ इंसान है, उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। लखनऊ में ही नागरिकता कानून और एनआरसी के विरोध में चल रहे प्रदर्शन में एक दूल्हा भी शामिल हुआ और अपना विरोध जताया। यहाँ कुछ महिलाएं सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। तभी एक दूल्हा मंडप में जाने से पहले नागरिकता कानून का विरोध करने पहुंच गया। दूल्हे के आते ही कुछ महिलाओं ने उसे घेर लिया और नारेबाजी करने लगी। वहीं कुछ महिलाएं दूल्हे के साथ फोटो खिंचवाने में जुट गई। इस दौरान दूल्हे ने नागरिकता कानून और एनआरसी को संविधान के खिलाफ बताया। प्रदर्शनकारियों के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद दूल्हा 7 फेरे लेने के लिए वहां से रवाना हो गया। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी मुस्लिम समुदाय के लोग नागरिकता कानून के विरोध में धरने पर बैठ गए। पिछले 2 दिनों से धरने पर बैठे लोगों ने नागरिकता कानून को वापस लेने की मांग की और कड़ाके की ठंड में ये लोग दिल्ली के शाहीन बाग की तरह हल्द्वानी के ताज चौराहे पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान वहां पहुंची मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। नागरिकता कानून के विरोध में हो रहे इस प्रदर्शन में हाथों में पोस्टर लेकर भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं और बच्चों ने हिस्सा लिया। इन सभी ने केंद्र सरकार पर धर्म के नाम पर भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। मुस्लिम लोगों को छोड़कर सभी धर्मों को नागरिकता दी जाएगी, आखिर ऐसा क्यों? हालांकि प्रदेश सरकार में मंत्री यशपाल आर्य ने लोगों से नागरिकता कानून से नहीं डरने की अपील की। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने जो कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, हम किसी की नागरिकता छीनेंगे नहीं, हाँ नागरिकता जरूर देंगे, ये उन्होंने कहा है, इस पर विश्वास करना चाहिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर महिलाओं के लिए कैब सर्विस की शुरुआत की गई। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर महिलाओं के लिए महिला ड्राइवरों वाली कैब सर्विस की शुरुआत की गई। बिहार के समस्तीपुर में गैस सिलेंडर में हुई रिसाव से लगी आग में कई घर जलकर राख हो गए। दिल्ली की जामा मस्जिद पर देर रात सैकड़ों लोगों ने इकट्ठा होकर नागरिकता कानून और एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन किया। दिल्ली की कोटली विधानसभा से आपके मौजूदा विधायक मनोज कुमार का टिकट काटने से खफा उनके समर्थकों ने नए उम्मीदवार के लिए जनसभा करने पहुंचे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को काले झंडे दिखाए। यूपी के हरदोई में दहेज में बाइक और कैश न मिलने से खफा एक आदमी ने अपनी पत्नी को मोबाइल फोन पर 3 तलाक दे दिया, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई। बिहार के दरभंगा में एनपीआर और एनआरसी के सर्वे के शक में एक निजी कंपनी की टीम को बंधक बना लिया गया, जिन्हें पुलिस ने बड़ी मुश्किल से आजाद करवाया। ये लोग गांव में पीएचडी शोध के लिए सर्वे करने पहुंचे थे। यूपी के हरदोई में चोरों ने एक बाइक शोरूम का ताला तोड़कर लाखों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की सारी घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से चेन्नई एयरपोर्ट पर चीन से आने वाले यात्रियों की विशेष जांच की जा रही है। यूपी के बलिया की जगदीशपुर सब्जी मंडी में सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में रात को मशीन से अतिक्रमण हटाया गया। राजस्थान के कोटा में किलबैक प्रजाति का 2.5 फीट लंबा सांप एक कार के शॉकर में जा छिपा, जिसे बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया गया। वाराणसी में बीएचयू के छात्रों ने एक ऐसी हर्बल आइसक्रीम बनाने का दावा किया
जिसे खाने से बच्चों से लेकर डायबिटीज के मरीजों तक को कोई परेशानी नहीं होगी। बाल ठाकरे की जयंती पर राज ठाकरे ने अपनी पार्टी एमएनएस को नई पहचान दी और भगवा रंग का नया झंडा लॉन्च कर दिया। शिवसेना और कांग्रेस के एनसीपी के साथ गठबंधन करने के बाद से राज ठाकरे के तेवर बदल गए हैं। माना जा रहा है कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर अपनी सियासत आगे ले जाना चाहते हैं, जिसकी झलक बाल ठाकरे की जयंती पर हुए एमएनएस के अधिवेशन में दिखी, क्योंकि इसमें राज ठाकरे ने अपनी पार्टी एमएनएस का झंडा बदलकर पूरी तरह भगवा कर दिया। भव्य तरीके से लोगों के सामने पेश किए गए इस झंडे पर छत्रपति शिवाजी के समय की राजमुद्रा छपी है और संस्कृत भाषा में श्लोक लिखा हुआ है। राज ठाकरे अब तक मराठी मानुष की राजनीति करते थे, लेकिन अपनी पार्टी को नई पहचान देकर उन्होंने ये साफ संकेत दिया कि अब वो हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना को कांटे की टक्कर देंगे। यही वजह है कि इस अधिवेशन में शामिल हुए एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने खुलकर शिवसेना पर निशाना साधा और भगवा रंग पर अपना हक जताया। भगवा जो है ये शिवाजी महाराज का है और किसी के पार्टी का नहीं है, शिवसेना का नहीं है। ये भगवा झंडा शिवाजी महाराज का है, ये कोई भी ले सकता है। एमएनएस भले ही अपने विरोधियों को पछाड़ने का दावा करे, लेकिन कांग्रेस को उसकी बातें हवा-हवाई लगी। एमएनएस के बारे में अगर कहा जाए तो इनका जो निशानी है इंजन सिर्फ धुआं छोड़ता है, चलता नहीं। असल में राज ठाकरे अपनी पार्टी का अस्तित्व बरकरार रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और माना जा रहा है कि हिंदुत्व का मुद्दा हथियाकर वो राज्य में शिवसेना का विकल्प बनना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को चुनौती देने की भी रणनीति बनाई और मुंबई में हुए पार्टी के अधिवेशन में अपने बेटे अमित ठाकरे को सक्रिय राजनीति में उतार दिया, जिन्होंने पहले छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा के आगे और फिर जनता के आगे सर झुकाकर उनका अभिवादन किया। अमित ठाकरे ने अपने हाथ में तलवार लहराकर कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा। यही नहीं, सियासत में एंट्री करते ही उन्होंने ये संकेत भी दे दिए कि वो आदित्य ठाकरे के खिलाफ बोलने से नहीं चूकेंगे। मैं काउंटर करने के इरादे से नहीं जाऊंगा। अगर कुछ अच्छा किया है तो अच्छा बोलूंगा, बुरा किया है तो बोलना ही पड़ेगा। अमित ठाकरे को भले ही अब औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल किया गया हो, लेकिन वो पहले भी एमएनएस की कई अहम बैठकों और रैलियों में शामिल हो चुके हैं। वहीं राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का नया झंडा लॉन्च होते ही उस पर विवाद भी शुरू हो गया, क्योंकि महाराष्ट्र के कुछ संगठनों ने झंडे पर छत्रपति शिवाजी के वक्त की राजमुद्रा छपी होने पर ऐतराज जता दिया, जिनमें एक संभाजी ब्रिगेड नाम के संगठन ने तो पुलिस से इसकी शिकायत भी की। यही नहीं, संगठन से जुड़े लोगों ने आक्रामक अंदाज में राज्य सरकार से मांग की कि वो एमएनएस के झंडे से छत्रपति शिवाजी के समय की राजमुद्रा हटवाए। म्हणून माननीय मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांना माझी विनंती आहे, आपण या प्रकरणामध्ये विशेष लक्ष घालून मनसेला चर्चा करावी, आवाहन करावं की राजमुद्रा हटवावी, अन्यथा संभाजी ब्रिगेडच्या स्टाईलनं मनसेला उत्तर द्यायला आम्ही। जबकि इसी मुद्दे पर एमएनएस का विरोध करने वाले मराठा क्रांति मोर्चा नाम के एक और संगठन ने अदालत का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी। हम फिर से एक बार मनसे को ये विनंती करते हैं कि आप राजमुद्रा अपने झंडे से हटा दीजिए। अगर आपने ऐसे नहीं किया तो मराठा क्रांति मोर्चा मुंबई की तरफ से हम उच्च न्यायालय में आपके खिलाफ याचिका दर्ज करेंगे। एमएनएस के झंडे पर छपी राजमुद्रा का इस्तेमाल छत्रपति शिवाजी के शासन में व्यापार से जुड़े काम में होता था। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद राज ठाकरे ने यह साफ कर दिया कि उनकी पार्टी चुनाव में अलग झंडा इस्तेमाल करेगी। ही राजमुद्रा ही आपली प्रेरणा आहे। त्याच्यामुळे आपण दोन झेंडे आणलेले आहेत, एक हा झेंडा आहे आणि तसाच दुसरा आपला निशाणीचा झेंडा आहे। निवडणुकीच्या वेळेला हा झेंडा वापरायचा नाही। मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अपने चाचा बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर आयोजित एक रैली में हिंदुत्व की परंपरा को आगे बढ़ाने का संकेत दिया। इस बीच राज ठाकरे ने कहा कि इस समय देश में नागरिकता कानून पर बहस चल रही है, लेकिन भारत धर्मशाला नहीं है जहां अवैध रूप से आए लोगों को शरण दी जाए। राज ठाकरे ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए मुस्लिम घुसपैठियों को बाहर निकालने में वो केंद्र सरकार की मदद करेंगे। इस बीच राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे पर भी तंज कसा। उद्धव ठाकरे के अयोध्या जाने के फैसले पर जबानी जंग छिड़ गई। उद्धव ठाकरे ने पिछले साल नवंबर महीने में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और इस साल मार्च महीने में उनकी सरकार के 100 दिन पूरे होंगे। इसी मौके पर उद्धव ठाकरे अयोध्या जाने वाले हैं, जिसकी जानकारी एक दिन पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने दी थी। अयोध्या में जाकर प्रभु श्री राम का वापस आशीर्वाद लेना चाहिए, उनके सामने माथा टेकना चाहिए और हम चाहेंगे सरकार के 100 दिन होने के बाद हमारे हाथ में कुछ ठोस होगा कि हमने कुछ करके दिखाया 100 सालों में, 100 दिनों में।
जिसके बाद बीजेपी ने उद्धव के अयोध्या दौरे को डैमेज कंट्रोल की कोशिश करार दिया, क्योंकि वो कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने हैं। फिर ये क्या बहाना लेकर आ रहे हैं कि 100 दिन पूरे हो गए तो हम अयोध्या आ रहे हैं? क्या मतलब है? कुछ अपनी छवि को सुधारना चाहते हैं? केवल बीजेपी ही नहीं, अयोध्या के कई संतों ने भी उद्धव के कांग्रेस से गठबंधन पर नाराजगी जताई, क्योंकि उनके मुताबिक कांग्रेस का साथ लेकर शिवसेना ने हिंदुत्व के मुद्दे से समझौता किया। आप मुख्यमंत्री रहिए, सरकार में बने रहिए, परंतु जो भगवा को गाली देता है, जो हिंदुत्व को गाली देता है, ऐसे लोगों के सामने में झुकने का काम मत करिए। लेकिन बीजेपी के विरोधियों ने उद्धव के अयोध्या दौरे पर हो रहे विवाद को गलत ठहराया और इसे उनकी आस्था से जोड़ दिया। औरत लोग ज्यादा भागती है कि ये मेरा हो जाएगा काम तो हम जो है फलाने जगह जाएंगे या फलाने को लड्डू चढ़ाएंगे। तो उसी तरह से शायद उन लोगों ने भी किया हो कि 100 दिन पूरा होगा तो हम अयोध्या जाएंगे। मुंबई में बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर आयोजित हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने वादे से मुकर गई, जिसकी वजह से उनका गठबंधन टूटा। इस बीच उद्धव ठाकरे ने यह भी साफ किया कि उनका रास्ता अलग हुआ, लेकिन उन्होंने भगवा नहीं छोड़ा है। बीजेपी पर हमला करते हुए उद्धव ठाकरे ने यह भी आरोप लगाया कि शिवसेना को झूठा साबित करने वालों की सच्चाई सामने आ गई। मी शिवसेना प्रमुखांचा हात हातात घेऊन जी शपथ घेतलेली आहे तो त्यांचा शिवसैनिक मुख्यमंत्री पदावर बसवण्याची घेतलेली आहे। ही जबाबदारी मी जरूर स्वीकारली। तेव्हाच्या मित्र पक्षाने दिलेलं वचन मोडलं म्हणून मला खोटं पाडण्याचा जो प्रयत्न केला। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता कब्रिस्तान पहुंच गए। यही नहीं, एक कार्यकर्ता ने तो विरोध जताने के लिए एक कब्र के सामने बैठकर रोने का दिखावा किया और कहने लगा कि वो नागरिकता का सबूत कहां से लाए। इस दौरान पीछे से कांग्रेस का एक और कार्यकर्ता सामने निकल कर आया और उसे समझाने की कोशिश की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये सब विरोध जताने के मकसद से किया। मत रो मेरे भाई, इस मुल्क की न्यायपालिका पर और इस मुल्क के संविधान पर हम सबको भरोसा है मेरे भाई। इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कब्र के सामने खड़े होकर लंबा भाषण भी दिया। तो हम अपने पुरखों की कब्रगाह पर आकर के उनसे इस बात की गवाही ले रहे हैं कि आप उठिए और गवाही दीजिए कि हम इस मुल्क के हैं, इस मुल्क के हम बाशिंदे, इस मुल्क के हम रहनुमा हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ही ये वीडियो बनाया और बाद में इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के नागरिकता कानून पर दिए एक बयान पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने तंज कसा। हरीश रावत ने कहा कि बिना सटीक जानकारी की किसी भी समुदाय के लोगों के खिलाफ इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। हरीश रावत ने कहा कि कश्मीर के कई छात्र उत्तराखंड के कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, इसलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपने बयान पर विचार करना चाहिए। इससे पहले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आरोप लगाया था कि सीएए की आड़ में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और कश्मीर से आए छात्र उत्तराखंड में माहौल खराब कर रहे हैं। कश्मीरी विद्यार्थी या जामिया मिलिया के विद्यार्थी या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, ये सब संस्थाओं का हमारे राष्ट्रीय जीवन में बड़ा भारी महत्व है और राष्ट्र निर्माण में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मुख्यमंत्री जी, मैं समझता हूँ अपने बयान पर पुनर्विचार करें। बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव की डीएम निधि निवेदिता पर की गई टिप्पणी पर आईएएस एसोसिएशन ने नाराजगी जताई। बद्रीलाल यादव एक दिन पहले राजगढ़ में बीजेपी के प्रदर्शन में पहुंचे थे, जहां उन्होंने रविवार को हुई इस घटना का विरोध किया था, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर के बीच हंगामा हुआ था। लेकिन डीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पूर्व मंत्री ने विवादास्पद टिप्पणी कर दी। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को प्रेम से दूध पिलाती है, गोद में बिठा के दूध पिलाती है और भारतीय जनता पार्टियों के साथ चाटा मारती है। पूर्व मंत्री की इसी टिप्पणी पर आईएएस एसोसिएशन ने कड़ा ऐतराज जताया। एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर राज्य के मुख्य सचिव को एक चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की। कलेक्टर राजगढ़ और अन्य जिला अधिकारियों के विरुद्ध जो कल की सभा में टिप्पणी हुई और अभद्र भाषा का उपयोग हुआ है, उसकी आईएएस एसोसिएशन घोर निंदा करता है। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी नेता बद्रीलाल यादव के बयान का विरोध किया, साथ ही उनके खिलाफ केस दर्ज करने की भी मांग की। जो लोग प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के बड़े नेता हों या छोटे कार्यकर्ता हों या पूर्व मंत्री जैसे लोग हो जो ऐसे अपशब्दों का, इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए।
गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस से पहले पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर अलर्ट जारी करते हुए आईबी और एसपीजी समेत देश की सभी सुरक्षा एजेंसियों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें यह बताया गया कि पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट में तेजी आई है। उनमें कुछ पोस्ट में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जो प्रधानमंत्री के खिलाफ खतरे की गंभीरता को बताता है। यही नहीं, पीएम मोदी को धमकी भरे गुमनाम पत्र भी भेजे जा रहे हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से लिखी गई इस चिट्ठी में पीएम पर हवाई खतरे की आशंका भी जताई गई है, जिसको देखते हुए दिल्ली में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। इस बात का भी जिक्र किया गया है कि नागरिकता कानून और एनआरसी के मुद्दे पर लोगों को भड़काया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी से गठजोड़ पर सवाल उठाने वाले पवन वर्मा को नीतीश कुमार ने दो टूक जवाब दे दिए। सीएए के बहाने गठबंधन का विरोध करने वाले नेताओं को बिहार के मुख्यमंत्री ने मीडिया के जरिए खरी खोटी सुनाई और यहां तक कह दिया कि जिन्हें पार्टी का फैसला मंजूर नहीं, उन्हें वो रोकेंगे भी नहीं। ये उनका अपना निर्णय है, कोई दिक्कत नहीं, जहां जाना हो वहां जाएं, कोई इस पर एतराज नहीं। विचारधारा से समझौते के बहाने पार्टी की बात बाहर करने और निजी बातचीत का हवाला दिए जाने के पवन वर्मा के रवैये से नीतीश कुमार आहत दिखे। आश्चर्य की बात है, किस तरह का वक्तव्य आप दे रहे हो कि हमसे क्या बात करते थे, अब हम कहेंगे कि हमसे क्या बात करते थे। ये सब कोई तरीका है? असल में नीतीश और जेडीयू को लगता है कि पवन वर्मा और प्रशांत किशोर जैसे नेताओं ने अलग राह पर चलने का फैसला कर लिया है और अब वो पार्टी छोड़ने का बहाना ढूंढ रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग शहीद हो जाएं। शहीद करने की क्या जरूरत है जब खुद वो शहीद होने के लिए तैयार है। इस विवाद के बाद पहली बार नीतीश की चुप्पी टूटी तो पवन वर्मा ने अपना रुख थोड़ा और साफ कर दिया। मैं तो सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ कि मेरे पत्र का अगर मुझे सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल जाए या ना मिले तो मैं अपना अगला कदम तय करूं। झारखंड के लोहरदगा में नागरिकता कानून के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद ने एक रैली निकाली, लेकिन बवाल तक हो गया जब रैली पर इस कानून का विरोध कर रहे लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद वहां हिंसा भड़की। कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, कई मकानों में भी आग लगा दी गई। हिंसा की खबर मिलते ही वहां पुलिस और प्रशासन की कई टीमें पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की टीम मकानों और गाड़ियों में लगी आग बुझाने में जुटी। बाद में एहतियातन प्रशासन ने पूरे इलाके को खाली करवा लिया। वहां धारा 144 लागू कर दी गई। इस घटना में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दिल्ली के पास गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इस 2 सीटर विमान में अचानक कोई तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद विमान के पायलट को उसे एक्सप्रेसवे पर ही उतारना पड़ा। हालांकि उस वक्त वहां तेज हवाएं चल रही थीं और गाड़ियों की संख्या भी कम नहीं थी, लेकिन विमान की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि पायलट को यह जोखिम उठाना ही पड़ा। विमान का बायां पंख पहले ही टूट चुका था और एक्सप्रेसवे पर उतरने के दौरान उसका अगला पहिया भी टूट गया। वहीं एक्सप्रेसवे से गुजर रहे लोगों के लिए यह परेशानी कम, सेल्फी लेने का मौका ज्यादा नजर आने लगा। लोग विमान के साथ सेल्फी खिंचवाने लगे, जिसकी वजह से वहां भारी जाम लग गया। बाद में वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर मदद के लिए वहां पहुंचा और फिर विमान के दोनों पायलटों को वहां से ले जाया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में देश के लिए जान देने वाले सेना के जानवरों के सम्मान में एक वॉर मेमोरियल बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वॉर मेमोरियल में उन जानवरों का नाम दर्ज होगा जिन्होंने करगिल युद्ध और आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान अपनी जान गंवाई थी। इसमें 300 कुत्तों के अलावा उनके 350 ट्रेनर, कुछ घोड़ों और खच्चरों के नाम दर्ज किए जाएंगे। इस मेमोरियल में जानवरों के नाम के साथ ही उनका सर्विस नंबर और दूसरी जानकारियां भी दी जाएंगी। बताया गया कि ये वॉर मेमोरियल सेना के जानवरों को ट्रेनिंग देने वाले मेरठ के सेंटर में मनाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने की परंपरा को बदलेंगे। पीएम मोदी इस साल इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की जगह वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में 1972 में बनाया गया था और तब से ही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर वहां श्रद्धांजलि दी जाती है। पीएम मोदी ने पिछले साल 25 फरवरी को 44 एकड़ में फैले वॉर मेमोरियल को देश को समर्पित किया था और इस साल पीएम वहीं शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। मुंबई रेलवे डिवीजन ने 8 महीनों में ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों ने 260 करोड़ रुपए जुर्माना वसूल किया। यह पिछले साल वसूले गए जुर्माने से कई गुना ज्यादा है, जिस पर अब मुंबई रेलवे डिवीजन के अधिकारी भी हैरानी जता रहे हैं। हालांकि उनका यह भी कहना है कि वो कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना चाहते। हम कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना चाहते। हम ये लोगों से ये अपील करते हैं कि वैलिड टिकट के साथ ट्रैवल करें और सम्मान के साथ ट्रैवल करें। पिछले 8 महीनों में मुंबई रेलवे डिवीजन के खजाने में करोड़ों रुपए जमा हुए। ये जुर्माना उन यात्रियों से वसूला गया जो बिना टिकट के ट्रेनों में चढ़ जाते हैं। 8 महीने में 155 करोड़ रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले गए हैं और इतना ही नहीं,
पश्चिम रेलवे ने भी 104 करोड़ की वसूली बिना टिकट यात्रियों से की, यानी 260 करोड़ के आसपास जो है 8 महीने में मुंबई रेलवे सेक्शन ने कमाए हैं। न्यूज 18 की टीम ने तो टिकट कलेक्टर रवि कुमार से बातचीत भी की। रवि कुमार उन टिकट कलेक्टरों में शामिल हैं जिन्होंने पिछले साल यात्रियों से सबसे ज्यादा जुर्माना वसूला। आपको ये पता था कि आपने जो अमाउंट दिया वो 1 करोड़ के आसपास हो गया है? हमारा 1.45 हो गया था। जुर्माने की रकम से रेलवे को फायदा जरूर हुआ है, लेकिन इससे एक बात जो सामने निकल कर आई वो ये कि ट्रेनों में बिना टिकट सफर करने वाले लोगों की संख्या कम होने के बजाय तेजी से बढ़ रही है। ओडिशा के जाजपुर में एक गुस्साए हाथी ने 2 लोगों को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। वहीं हाथी के हमले में 2 लोग बुरी तरह से घायल भी हो गए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। हाथी के हमले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक आदमी धान के खेत में घुसे हाथी को बाहर निकालने के लिए उसे एक छड़ी से मारता दिखाई दिया, जिससे गुस्साए हाथी आदमी के पीछे दौड़ने लगा। खेत में आगे आगे आदमी भागता रहा और पीछे पीछे हाथी उसे खदेड़ता दिखाई दिया। इस बीच वहां कई दूसरे लोग भी दिखाई दिए, जो जोर जोर से चिल्लाकर हाथी का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे। बाद में घटना की जानकारी पुलिस और वन विभाग की टीम को दी गई, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस की टीम ने हाथी के हमले में घायल 2 आदमियों को अस्पताल पहुंचाया। असम के गुवाहाटी में प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 600 से ज्यादा उग्रवादियों ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की मौजूदगी में आत्मसमर्पण कर दिया। इन उग्रवादियों ने भारी संख्या में अपने हथियार भी पुलिस को सौंपे, जिनमें AK-47 और AK-56 समेत कई अत्याधुनिक हथियार शामिल थे। एक समारोह के दौरान सरेंडर करने पहुंचे उग्रवादियों को पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में टोपी और अंगवस्त्र भी पहनाए गए। आत्मसमर्पण करने वाले सभी उग्रवादी 8 प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े हुए थे, जिनसे बरामद किए गए सभी हथियारों को भी पुलिस अधिकारियों ने इस समारोह के दौरान दिखाया। 644 numbers of cadres and leaders of 8 number of organizations. They are going to lay down their arms and join the peace process formally. बताया गया कि आत्मसमर्पण करने वाले इन उग्रवादियों को सरकार की योजना के तहत सभी तरह की सुविधाएं भी दी जाएंगी। बिहार के नवादा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने गए पुलिस और प्रशासन की टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया। जिस जमीन को प्रशासन की टीम खाली करवाने गई थी, उस पर सरकारी आवास बनना है, जिस पर गांव के लोगों ने कब्जा जमा लिया था। लेकिन पुलिस और प्रशासन की टीम जब अवैध कब्जे को हटाने पहुंची तो लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। विरोध करने पर गांव के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस और प्रशासन की टीम ने पहले तो लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब हालात बिगड़ने लगे तो पुलिस ने लोगों को वहां से खदेड़ दिया। ये जमीन पूर्व से ही अधिकृत हो गई है। ये लोग बार बार मना करने पर वही लोग मंदिर का निर्माण कर दिया था, जिससे रोका गया। गणतंत्र दिवस से पहले राजपथ पर परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस रिहर्सल में भारतीय सेना के जवानों, अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवानों ने हिस्सा लिया, जिसकी शुरुआत गणतंत्र दिवस परेड की तरह राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी से की गई। समारोह के लिए ये 21 तोप, जबकि अंगरक्षकों से घिरा राष्ट्रपति का काफिला भी इस रिहर्सल में शामिल हुआ और गणतंत्र दिवस की तरह ही राष्ट्रपति के समारोह में पहुंचने की रिहर्सल की गई। इसके बाद सेना के घुड़सवारों का काफिला राजपथ पर पहुंचा और मंच के सामने से सलामी देता हुआ आगे बढ़ गया। घुड़सवारों के बाद राजपथ पर भीष्म टैंक का काफिला पहुंचा और राष्ट्रपति को सलामी देने की रिहर्सल की। प्रबल, प्रबुद्ध, प्रभावी, प्रचंड टैंक T-90 भीष्म दस्ते की कमान कर रहे हैं 86 आर्मर्ड रेजिमेंट के कैप्टन सनी चौहान। इसके अलावा इस परेड में एयर डिफेंस सिस्टम समेत कई आधुनिक हथियारों और मिसाइलों का भी प्रदर्शन किया गया।